जो यहाँ पे 15 बच्चे बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं, ये सिर्फ लॉगिन करके छोड़ा हुआ है। हम्म। हाँ। हाँ जी। वेरी गुड। अब लग रहा है ना क्लास में कुछ है। अब लग रहा है ना क्लास में स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलिए ठीक है बच्चों। देखो अभी तुम्हारा कौन से चैप्टर का टेस्ट हो गया? तीन चैप्टर अभी तक हमने कर लिए है ना। कौन कौन से? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। Yes, तो ma'am. आज हम यस बेसिकली मैम। स्टार्ट करेंगे विथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के भी अगर तुम अपनी बुक में देखोगे, वैसे तो एक ही चैप्टर है वो, केमिकल और आयनिक, लेकिन हम इसको दो चैप्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग वाला पार्ट हो गया एंड आयनिक वाला अलग हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा ना तो आयनिक समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में ही हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। ये सारी चीजें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को टाइम देंगे। कितना टाइम देंगे? तो 4 लेक्चर्स, है ना। मैं ट्राई करूंगी 3 में कंप्लीट कराने का, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना, मतलब कितना आप कैच कर पाते हो जो क्लास में मैं कराती हूँ। नहीं तो 4, ठीक है। ट्राई करूंगी Yes, 3 में, ma'am. बट 4 लेक्चर भी जा सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप क्लास में आए, आपको पता ही है कि मैम इक्विलिब्रियम करा रही है, तो इक्विलिब्रियम का केमिकल वाला पार्ट आप पढ़ के आएंगे, और बेटा इसमें से न्यूमेरिकल ही आएंगे, है ना। चांसेस कम है कि क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल। अगर क्वेश्चन भी आया थ्योरेटिकल तो वो भी कॉन्सेप्चुअल आएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे, जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा। अदरवाइज इसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं, ठीक है जी। तो अभी Yes, तक ma'am. आपको पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग वो अपना थ्योरेटिकल चैप्टर था, मोल कॉन्सेप्ट वाला, एंड इक्विलिब्रियम वाला अपना न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सीखेंगे क्या? क्या सीखेंगे आज हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझना है। बेशक देखो बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ अपने पास टाइम कम हो, टाइम लिमिटेड है, क्योंकि अपन लेट मिले हैं, है ना। तो मेरी पेस जो है ज्यादा होगी क्लास में, मतलब जो मेरा स्पीड है पढ़ाने का, जैसे कि मैं हमेशा से कराती आई हूँ वैसे, लेकिन आज की क्लास में जो मेरा पेस होगा वो थोड़ा सा कम होगा। रीजन ये है क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में ये समझाना चाहूंगी कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज। अगर तुम्हें आज वाला लेक्चर समझ में आ गया ना, फिर बाकी जो मैं 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और लेने वाली हूँ केमिकल पे, तो उसमें मेरा स्पेस तो है, जो उसमें मेरी स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट आज के लेक्चर में मैं अपने आप को थोड़ा स्लो ही रखूंगी, क्योंकि आज के लेक्चर में मतलब बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज, क्योंकि बच्चों को इक्विलिब्रियम पता ही नहीं होता क्या होता है। तो आज उसकी फील लेंगे है क्या इक्विलिब्रियम, ठीक है मेरे बच्चों। Yes, ओके। ma'am. यस मैम। उसके बाद एक नजर मारो कि अगर मैं नीट की बात करूं, आप देख पा रहे हो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन लास्ट कितने ईयर, 6 ईयर्स में, ठीक है। 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 5 क्वेश्चंस आए थे। मतलब ये मैं चैप्टर आप लोगों को बताने वाली हूँ, इक्विलिब्रियम चैप्टर छोड़ के जाने वाला नहीं है। आधी से ज्यादा जनता ये चैप्टर छोड़ के जाती है नीट में। रीजन कि उनको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फॉर्मूले भर भर के हैं इस चैप्टर में। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, केमिकल और आयनिक को, है ना, तो फॉर्मूले उनसे याद नहीं होते हैं, डर जाते हैं देख के कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आता है इससे सिंपल आएगा नीट में। क्यों? अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला लिखेगा, वैल्यूज पुट करेगा एंड उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर कब आएगा मेरे बच्चों? जब आपने वो चैप्टर पढ़ रखा हो। अगर वो चैप्टर पढ़ ही नहीं रखा तो कैसा इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये वाला चैप्टर बच्चे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को छोड़ के नहीं जाना। इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे तो मैं ट्राई करूंगी कि केमिकल तो हो जाएगा आपका, अभी शायद क्लासेस भी आप लोगों की शायद 10 या 15 तक लगेंगी, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम्स हैं। तो हम जैसे जितना भी करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। और मैंने आप लोगों को अपना डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को करना है बेसिकली। क्या हुआ बेटा? सिलेबस बहुत है ना,
गुड इवनिंग जानवी मैम। ये चैप्टर तो हमें स्कूल में पढ़ा ही नहीं, सिलेबस बहुत है। क्यों स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है बेटा ये चैप्टर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है इससे आते हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो चैप्टर को आगे करने से पहले मेरे बच्चों मुझे ये 2 क्वेश्चन फटाफट से करके दिखा दो। तुम लोगों को पता ही है अपने रिवीजन क्वेश्चन होते हैं, और इस बार का जो तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री के लिए वो रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मेरे को मेरे बच्चों फटाफट करके दिखाओ ताकि हम फिर आगे हम इक्विलिब्रियम समझ पाए। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 80% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 80% जो है आपका बाय वेट कार्बन है एंड रिमेनिंग जो बचा है, बचा हुआ तुम्हारा हाइड्रोजन है, और तुम्हें मेरे को बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये बताना है तुम्हें बेटा मेरे को। करो जी। और आज क्लास नहीं छोड़ के जाएगा कोई, क्योंकि आज इक्विलिब्रियम का बेसिक हम सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद की जो क्लासेस होंगी उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा। ठीक है जी, चलो जी Yes, ma'am. करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ मैम को। An organic compound contains 80% by weight carbon and the remaining percent है बेटा, जल्दी करना होता है, इतना टाइम नहीं लगाना होता। आपको टेस्ट में भी मिलेगा एक क्वेश्चन बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। हाँ जी, किसी ने किया है? मैम फर्स्ट, जानवी सिंह फर्स्ट, वेरी गुड जान। और कोई मुझे बताएगा? जानवी ने अच्छा ट्राई किया। बाकी औरों को क्या कहना है? क्या उनका भी फर्स्ट आ रहा है या कोई और ऑप्शन आ रहा है बेटा? मैं देख रही हूँ फोन में। ठीक है, आप लोग मुझे बताते जाइए, है ना। ए, रानी भी बोल रही है ए, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, यस ए इज करेक्ट। जो नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो इधर क्या करते हैं बेटा एम्पेरिकल, मैंने कहा था ये टॉपिक कर लेना जरूर। अब देख लो यहाँ पे कैसे है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो बच्चे आपको यहाँ पे परसेंटेज किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है आपके, कार्बन और हाइड्रोजन, राइट। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज कितना दिया हुआ है बच्चे? कार्बन की परसेंटेज दिया हुआ 80, और बाकी कितना बच गया? 20। वो हो जाएगा हाइड्रोजन की। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमें एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट को, राइट। तो कितना हो जाएगा, 80/12 और 20/1। तो एक बार मुझे डिवाइड करके बताओ ना, 80/12 कितना होगा, बताओ कितना आ रहा है? 6 पॉइंट कितना आ रहा है, बताओ मेरे बच्चों, 80/12 कितना आ रहा है? 6.6 आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कन्वर्ट करना मेरे बच्चों, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर आया है डिवाइड करने के बाद उसको डिवाइड कर दो। तो इसको हमने 6.6 से कर दिया, इसको भी हमने 6.6 से कर दिया, तो ये 1 आ गया। ये कितना आएगा, अराउंड 3 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। एक बार चेक करो ना, चेक करो मेरे बच्चों, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको हम होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, CH3 आ जाएगा, है ना। तो आपसे यही तो पूछा था एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो यस इसका आंसर आ जाएगा Yes, बेटा ma'am. CH3। ठीक है, और मैंने एक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को ये भी बताया था कि N कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये भी फॉर्मूला आप बेटा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके संडे वाले टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने। अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन किया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों को पता है पहले मैं रिवीजन असेसमेंट कराती हूँ, है ना, रिवीजन के कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद ही हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी, आराम से करते हैं, और आज थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके चलेंगे चीजों को, फील दिलवाऊंगी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है।
बस आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए। एक बार मैं रीड कर दूं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड 2 क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। चलिए क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपका ये PYQ है बेटा। वेरी गुड, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शाबाश, करो, ट्राई करो, आता है तुम लोगों को, करो। हाँ जी बच्चों, हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे बेटा, सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस्ड करते हैं। बी आ रहा है, इक्वेशन क्या लिखी तुम लोगों ने जिसका बी आ रहा है बेटा? इक्वेशन बताओ क्या लिखी मेरे बच्चों? PbO plus 2HCl plus वेरी 2BCl2 वेरी plus गुड, 2O। H2O, शाबाश। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपको ये कितना दिया हुआ है? 6.5 ग्राम दिया हुआ है, ये 3.2 ग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को मिलाया गया है ना, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करेंगे? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो PbO के, गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा इसका? 207 प्लस 16, ठीक है। ऐसे इसका निकालो 3.2 1 प्लस 35.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना 1 से, इसको डिवाइड कर देना 2 से। बताओ कौन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट मेरे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट बताइए बेटा, कौन सा आ रहा है? PbO या HCl? लेड ऑक्साइड या यस, वेरी PbO। गुड। PbO हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ये कितना बनने वाला है मेरे बच्चों, बोलो। ठीक है, तो 1 मोल PbO से आपका 1 मोल PbCl2 बन रहा है, ठीक है। जब आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसको सोल्व करके तुम्हारा आएगा 0.029। तो 0.029 मोल ऑफ PbO आपको कितने PbCl2 दे देंगे बेटा? 0.029। वेरी गुड मेरा, 29। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा था। इस इट मींस आपने जो जो स्टूडेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो यस, सेकंड आपका करेक्ट होगा। चलें अभी आगे, फाइनली यस मैम। हम चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं आज की लेक्चर में जो मैम समझाने वाली है। तो बेसिकली जो अपना आज का लेक्चर है बच्चों, वो हमारा बेसिक रहेगा। हम ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इस बेसिक में से तुम्हें मैं नीट का PYQ भी कराऊंगी, ठीक है। तो सो डोंट वरी। देखो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल चेंज की। जैसे अपन ने हैबर प्रोसेस तो बहुत बार देख लिया, अब आपको वो रिएक्शन भी याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये अपना हैबर प्रोसेस है, राइट। तो ये क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन ही तो है। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं कि रिएक्टेंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड है एंड प्रोडक्ट मेरा राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड क्या है? साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। जब आप केमिकल रिएक्शन को लिखते हो केमिस्ट्री में तो ऐसे ही तो लिखते हैं। तो दिस इज सिंपल केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, है ना जी। उसके बाद हम चलेंगे ये कितने टाइप की होती हैं, है ना मेरे बच्चों। अब ये कितने टाइप की होती हैं, मतलब कितने टाइप की आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट बोले तो अभी बताती हूँ, इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? होमोजीनियस रिएक्शन और हिट्रोजीनियस रिएक्शन। मैं आप लोगों का क्लास के बाद, जब अपनी पूरी क्लास हो जाएगी, 5 नंबर का टेस्ट लूंगी आप लोगों का। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगी आप चैट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। तो इसीलिए मेरी एक एक बात को, मेरी एक एक कही कही बात को आराम से सुनना, ठीक है। और जो भी डाउट आए, इतू सा भी डाउट आए ना, मुझसे वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है बच्चे? होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेज। अब ये फेज क्या होता है माँ? फेज तुम्हारा सॉलिड हो सकता है, तुम्हारा लिक्विड हो सकता है, गैसियस फेज हो सकता है, ठीक है। इसमें बोला होमोजेनियस फेज, मतलब जो तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हो ना रिएक्शन में, वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। जैसे देखो
N2 भी गैस, H2 भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। हिट्रो का मतलब अलग, हिट्रो का मतलब अलग, ठीक है, डिफरेंट फेज। हिट्रो का मतलब डिफरेंट फेज। जैसे देखो जिंक इसमें सॉलिड है, आपको रिएक्शन नहीं रटनी है, रिएक्शन नहीं रटनी है, सिर्फ देखो मैं बोल क्या रही हूँ, समझा क्या रही हूँ। ठीक है, इसमें देखो CO2 गैस में, जिंक ऑक्साइड सॉलिड में है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक, दो या दो से ज्यादा फेज में हो गए ना, है ना, सॉलिड और गैस में हो गए। ठीक है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ बेटा, मैम ये सेकंड वाला दोबारा समझाना। सेकेंड वाले में मेरे बेटा क्या है, इधर देखो, जो जिंक है वो सॉलिड फेज में है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी गैसियस फेज में है, जिंक ऑक्साइड तुम्हारा सॉलिड में है, और CO क्या है, गैसियस फेज में है। हो गए ना, ये एक से ज्यादा डिफरेंट फेज हो गए ना। यस मैम। सेम का मतलब सारे सेम, या तो सॉलिड में मिलेंगे या लिक्विड में मिलेंगे, गैस में मिलेंगे। हिट्रो में सॉलिड गैस में मिल सकते हैं, लिक्विड गैस में मिल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में मिल सकते हैं। ठीक है, और तीनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्पीड के बेसिस पे। तो बेटा केमिस्ट्री में जो आप रिएक्शंस पढ़ते हो ना, ऐसा नहीं है सारी रिएक्शन सेम स्पीड पे होती है, ऐसा नहीं है। कुछ केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती है, पिको सेकेंड्स में हो जाती है। और कुछ ऐसे होती है जिनको सालों साल लग जाते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, बहुत टाइम, बहुत कितने बहुत साल लग जाते हैं, राइट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मॉडरेट होती है, मतलब जिनको ना बहुत ज्यादा, बेटा म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो। हाँ, जिनको ना तो बहुत, जो रिएक्शन ना तो बहुत जल्दी होती है और ना ही बहुत स्लो होती है, मॉडरेट लेवल की रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने एग्जांपल मैं बोलना चाह रही हूँ आपका फास्ट रिएक्शन, जो ऐसी रिएक्शन जो फास्ट होती है, ये बेटा इसका एग्जांपल होता है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। याद है तुम लोग 10th में पढ़ते थे कि तुमने HCl में NaOH को मिलाया, दोनों को रिएक्ट कराया, उससे पानी और नमक मिल गया, है ना। तुम क्या बोलते थे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही होती क्या है, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है ये। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, मतलब नैनो पिको सेकंड्स में ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर मान लो आपको ये जानना है, आपको ये जानना है कि ये रिएक्शन कितनी देर में हुई, है ना, कितनी देर में हुई। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोले नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स में हो गया ये। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट पता लगाना है तो इसका निकालना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है, हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कितनी स्पीड से हुई। ठीक है, जैसे देखो इधर क्या लिखा हुआ है, रेट डिटर्मिनेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारे 12th में चैप्टर है, 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जो हमें किसी भी रिएक्शन का रेट बताता है। केमिस्ट्री में रेट बोलते हैं स्पीड को, जैसे तुम जो स्पीड बोलते हो ना, केमिस्ट्री में हम इसको रेट बोलते हैं, कि रिएक्शन का रेट क्या है, वो हमें कौन बताएगा, 12th क्लास में 4th चैप्टर बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। बट फास्ट रिएक्शन का रेट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है। इतने में आप रेट निकालने लगोगे, इतने में तो वो रिएक्शन ही हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैम इक्विलिब्रियम में क्या समझा रहे हो आप हमें? इक्विलिब्रियम में हम ये पता लगाएंगे कि आपकी रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो रही है ना, कितने एक्सटेंट का बोले तो कितनी हद तक हो रही है। क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है? ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं बेटा किसमें, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती है जो स्लो होती है। स्लो जैसे, आपको रटना नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको रटना नहीं है, सिर्फ सुनो जो मैम बोल रही है। जहां पे भी आएगा इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं तुम्हें बोलूंगी बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ। स्लो रिएक्शन जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है H2+I2 2HI। ठीक है, हाँ इसका रेट निकालना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होती है भैया कितना टाइम लग जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन हो जाते हैं, फिर उसका भी निकालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे हीट के बेसिस पे। हीट के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस आप देखोगे। पहली एक्सोथर्मिक, मैम ये वाले नाम आपने पहले भी यूज किए हैं मैंने। यस मैम। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है मेरे बच्चों, जहां पे हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। इस केस में डेल्टा H
क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब एंथैल्पी। ये आप कहाँ पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है उसका, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में क्या है, जिसमें हीट जो है आप सप्लाई करते हो, ठीक है। रिएक्शन क्या करती है, जब रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट जो है हीट एब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो इसमें हीट देनी पड़ी ना आपको, तो देनी पड़ी का क्या मतलब हुआ, डेल्टा एच प्लस। पॉजिटिव। क्लियर होया मेरे बच्चों? यस मैम। ठीक है। और जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो अगर मान लो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो वैल्यू होती है वो मैं से लिखते हैं, प्रोडक्ट प्लस करके। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जनरल बात लिखी हुई है। और अगर एंडोथर्मिक है तो हम क्या से लिखते हैं, रिएक्टेंट प्लस एक्स किलो कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, प्रोडक्ट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस का हो जाएगा ना, मतलब एनर्जी देनी पड़ी। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकली। अब कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या चीजें घूमती है, मैम यहाँ तो प्लस एक्स है तो आपने माइनस क्यों लगाया। अरे नहीं नहीं, ठीक है, ये गलत फहमी मत रहना। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकले। जब तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। जब रिएक्टेंट एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके हीट को प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। समझे गए या नहीं समझे यस गए? मैम। यस यस मैम। चलो चलो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अभी हमने देखा होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, है ना, और फिर देखा स्पीड के बेसिस पे फास्ट, स्लो, मॉडरेट भी होती है रिएक्शन। मॉडरेट का एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर आपने थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ा है तो। बाकी हम ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शन के बेसिस पे मेरे बच्चों। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, या दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी, तो हमें ये अभी चेक करना है। तो अभी हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, कि वो केमिकल रिएक्शन जो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो जा रही है लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही है। क्या मेरी बोली हुई बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, जो बोलो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा रही है फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस भी आ रही है। हाँ। तो अब देखो इसका मतलब है क्या, देखो ये कुछ एग्जांपल्स, आपको रट्टा फिर बोल रही हूँ, नहीं मानना है। रिवर्सिबल रिएक्शन को अपन ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो फॉरवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है, तो इससे दिखाते हैं। कई बुक में आप ऐसे भी देखोगे और ऐसे भी देखोगे, तो दोनों आप कर सकते हो यूज, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड देखो, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों, जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, लेक्चर खत्म होने के बाद 5 नंबर का टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों, जो ये रिएक्शन होती है ना रिवर्सिबल वाली, वो क्लोज्ड कंटेनर में, बंद डब्बे में ही पॉसिबल होती है। मतलब अगर ये तुम्हारा बीकर है, ऊपर ढक्कन लगा देना तुम लोग, ठीक है, इसको क्लोज्ड कर देना। क्यों क्यों मेरे बच्चों क्लोज क्यों करना है, मान लो तुम अमोनिया को बना रहे हो, अगर तुमने ढक्कन खोल दिया है ना, इसका लिड खोल दिया, तो क्या होगा, अमोनिया गैस होती है, जैसे ही N2 3H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा, तो अमोनिया तो गैस है, अमोनिया क्या करेगी, उड़ जाएगी। अगर ये एक बार उड़ गई फिर क्या ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। होगा। तो क्या मेरे बच्चे को थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, यस मैम। क्लोज्ड कंटेनर में मैम। यस, क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है, यही रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करती है, इक्विलिब्रियम अचीव करती है। अब मैम ये क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताऊंगी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अगर दिख रहा है तो, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट में चेंज हो गए। खुद दिमाग लगाओ मेरे बच्चों कि अगर रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो वापिस क्यों जाएगी ये रिएक्शन, फिर तो वो इरिवर्सिबल हो गया। यस मैम।
तो Yes, यहाँ ma'am. होता क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे होता ये है, सपोज तुम्हारी ये रिएक्शन है हैबर प्रोसेस, तो पहले क्या होता है, पहले हमारे पास सिर्फ N2 है, H2 है, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब जब टाइम 0 था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मेरे पास बीकर में सिर्फ N2 और H2 थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने कोई रिएक्शन करवाई, है ना, रिएक्शन करवाने पे मेरा अमोनिया बनने लग गया, मानते हो कि नहीं मानते हो, अमोनिया बनने लग गया। तो जैसे जैसे अमोनिया की अमाउंट बढ़ती जाएगी, फिर वो वापस क्या करेगा, वापस से वो क्या करेगा, रिएक्टेंट में चेंज होता जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है आने जाने का, आने जाने का चलता रहेगा। क्या कर बोला मैंने, आने जाने का ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। चल, उसके बाद है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल का बिल्कुल उल्टा, है ना, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट हैं अभी वापस नहीं जाएंगे रिएक्टेंट में, एक बार प्रोडक्ट बन गया खत्म कहानी। लिखो, एक बार प्रोडक्ट बन गया खत्म कहानी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, देयर आर लोट्स ऑफ एग्जांपल, बट आपको रटना नहीं है, सिर्फ देख लो। जैसे ये जो प्रेसिपिटेशन वाला एग्जांपल है, ये अपन ने किया भी था ना मोल कॉन्सेप्ट में, इसका न्यूमेरिकल। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसी और भी एग्जांपल्स है। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, बेटा माइक म्यूट कर लो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। और जनरली हम ऐसी रिएक्शन को, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वो ओपन कंटेनर में, खुले बर्तन में हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, वो क्लोज्ड में कर रहे थे। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार वो गया वापिस नहीं आया, एक बार जो गया लौट कर वापिस नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यस मैम, ये तो ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। जैसे ये वाली रिएक्शन देखो, जो भी मैंने बोला था ना तुम्हें, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये इरिवर्सिबल का ही एग्जांपल है। एक बार एसिड को बेस से रिएक्ट कराने पे पानी और नमक मिल गया, तो दोबारा पानी और नमक मिलके एसिड और बेस नहीं बनाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है जी। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने रिवर्सिबल रिएक्शन को खुले बर्तन में यानी कि ओपन कंटेनर में करा दी ना, फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहलाएगी, फिर तो वो इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसको हम कौन से बर्तन में कराएं, खुले बर्तन में कराएं, मतलब ओपन कंटेनर में कराएं, ओपन वेसल में कराएं। क्या ये बात चमकी? Yes, ma'am. तो अभी तक बेसिक बेसिक हमारा चल रहा था, याद रखना, टेस्ट लूंगी 5 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है समझने का, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप। देखो मैं तुम्हारे लिए 2 एग्जांपल भी लाई हूं, इससे भी समझेंगे। अब समझते हैं मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है। देखो बच्चे, फिजिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें नहीं पढ़ना होता केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है रिएक्शंस में, ठीक है, जिसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ने का कष्ट कीजिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, रिवर्सिबल, वो क्या है, इज दैट इट ऑलवेज अटेन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। मैम ये आती कैसे है, आती कैसे है ये, चलो समझते हैं जी कैसे आती है। देखो जी, चलो तुम्हें ना सिंपल एक जनरल रिएक्शन लेती हूँ, A + B से C + D बन रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो स्टार्टिंग में मैंने अभी बोला ना आपको, स्टार्टिंग में आपका क्या है, जब तक आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराई है तो आपके पास A ही है प्रेजेंट और B ही है, बताओ मेरे को। यस सर। यस मैम। जैसे Yes, जैसे ma'am. रिएक्शन
बेटा जैसे जैसे रिएक्शन चालू होगी, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो सी भी बनने लगेगा, डी भी बनने लगेगा। बोलो क्या कहते हो मेरे बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे जैसे सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापिस से क्या बना लेंगे? ए प्लस बी। तो यानी कि ये जो सिलसिला है आने का जाने का चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक टाइम ऐसे आएगा, इधर आओ, एक टाइम ऐसा आएगा जितना ए प्लस बी से सी प्लस डी बनने का रेट है, मतलब जितनी स्पीड से, इधर आओ, जितनी स्पीड से ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, उसी सेम स्पीड से सी प्लस डी से ए प्लस बी बन रहा है। और कैसे बोलो इसको? जितनी स्पीड से आपका फॉर्मेशन हो रहा है सी प्लस डी का, उतनी ही सेम स्पीड से डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। उतना ही सेम स्पीड से सी प्लस डी डिकम्पोज हो रहा है। तो यानी कि इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। क्या? जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाए बच्चों? बराबर आए। जब हमारा जाने का रेट वापिस आने का रेट, जाने का रेट वापिस आने का रेट बराबर हो जाए, उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? कि इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुमने ये, अभी तो कुछ बच्चों ने रट्टा मारा होगा इस चीज का। अभी हम इसको थोड़ा सा और फील लेके समझते हैं। समझे? चलो चलिए समझ। ठीक है, अब ये दोनों तुम्हारे सामने मैंने एग्जाम्पल रख दी हैं। सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बकेट में पानी भर रहा है। क्या कर रखा है मैंने? मैम आपने एक बकेट ली हुई है, बीकर बोल दो, बकेट बोल दो। ऊपर से तुमने टैप को ऑन किया हुआ है ना? और यही बकेट में एक टैप फिट करके उसको भी ऑन कर दिया। ठीक है, खोल दिया तुमने। अब आपको क्या दिख रहा है मैम? ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये पानी का लेवल तो भाई सेम है, ये तो रुक गया है अपनी जगह पे, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है ना हमारी आंखों को, भैया कुछ हो ही नहीं रहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या है? एक्चुअल में क्या है? चीजें तो हो रही है ना। क्या हो रही है? जितना पानी, जितनी सेम स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा है, उतनी ही स्पीड से वो नीचे भी जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारी Yes, ma'am. आंखों को क्या लग रहा है? हमारी आंखों को लग रहा है भैया कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में तो हो रही हैं चीजें। ऐसे Yes, ही ma'am. तुम्हारी केमिकल रिएक्शन में भी है। हमें क्या लग रहा है कि भैया जितने सेम स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही सेम स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है। तो हमें लगेगा भैया कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? रिएक्शन तो चल रही है ना, Yes, रिएक्शन ma'am. है ना। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या है? इक्विलिब्रियम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों। इस लड़की को देखो, क्या कर रही है ये? सीनियर चल रही है मैम। वो जो सीढ़ी पे आपका चल रही है। एक्सीलरेटर आता है ना, जो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है, आप लोगों ने यूज किया होगा कुछ बच्चों ने। एक्सीलरेटर में क्या है? अब जो ये लड़की है वो क्या कर गई? गलती से कौन से वाले पे एक्सीलरेटर पे चढ़ गई? जो ऊपर की, जो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये चढ़ गई ऊपर की तरफ। तो आपको क्या लग रहा है? लड़की तो वहीं पे बीच में रुकी हुई है वो गर्ल, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जितनी सेम स्पीड से वो ऊपर जा रही है, उतनी सेम स्पीड से नीचे आ रही है। आ रहा है। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम है मेरे बच्चों, यस है ना? मैम। अच्छा, और तुमने वो भी देखा होगा ट्रेडमिल, जिसपे वो एक्सरसाइज करते हैं ना अपन, रनिंग Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप भागते हो और वो ट्रेडमिल का जो वो बेल्ट है वो नीचे की तरफ आता है। तो जितनी सेम स्पीड से तुम भागते हो, उतनी ही सेम स्पीड से वो नीचे आता है। ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो तो चल रहा है ना इंसान। Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम है। और दो एग्जांपल, जितनी जितनी स्पीड से टीचर आगे का सिलेबस करा रही है, उतनी ही सेम स्पीड से पीछे का बोल रहे हो। तो ये क्या है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और फील लेते हैं। कंसंट्रेशन का क्या होता है मैडम?
मैम कंसंट्रेशन का क्या होता है ये भी बता दो। तो बच्चे जब भी मैं इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ तो जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिखती हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, CONC लिख के ऊपर एन लगा देती हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर सेम एंड इक्वल, सेम एंड इक्वल। मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, मतलब कि टाइम के साथ साथ टाइम जाता जा रहा है, रिएक्शन चल रही है, नो डाउट रिएक्शन तो चल रही है, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, या तो सेम मिलेगी या इक्वल मिलेगी। सेम बोले तो कांस्टेंट, ठीक है, Yes, ma'am. कांस्टेंट है, मतलब हमें क्या लगेगा अरे रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, लेकिन रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों। तो इक्विलिब्रियम के दो क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से, एक तो मेरे बच्चों अभी बताया मैंने सबसे पहले कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, Backward. फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने का रेट इज इक्वल टू पीछे आने बराबर का होता है। rate। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम और इक्वल, आर सेम एंड इक्वल, नॉट और, आर सेम एंड इक्वल। क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये ग्राफ ना तुम्हारे उसमें भी बना हुआ है, एनसीईआरटी वाली बुक में, क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे तुम्हारा फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है। इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने रेट का और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले क्या था, सपोज ये है तुम्हारे पास, ठीक है, पहले तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, गुड इवनिंग दिव्या, पहले तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। ये देखो पहले तो बहुत ज्यादा था, पहले तो मतलब इधर आओ ना, क्या हो रहा है, पहले तो फटाफट से C+D बन रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो रेट है इसका घटेगा। और ये क्या था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, देखो ना टाइम 0 पे प्रोडक्ट तो था ही नहीं, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये बनने लगेगा, देखो धीरे धीरे ये बनने लगेगा। तो ये कम हो रहा है आगे जाने का रेट और बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर बराबर। है। ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, ये किसके लिए है, Reactant के लिए। प्रोडक्ट के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब देखो ऊपर है, वो देखो ना हेडिंग क्या लिखी हुई है, हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, Important. Important Important graph. चलो अब मैं यहाँ पे ना टोटल आप लोगों के नजरों के सामने 6 ग्राफ बनाने वाली हूँ। कितने ग्राफ, 6 ग्राफ। और इन 6 ग्राफ को हमें ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखेंगे कि मैम ये इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ है या नहीं, मतलब क्या इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला तुम्हारा ग्राफ मैं बना रही हूँ रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम का। ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक तो ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ही मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में बना रही हूँ बेटा। रेट वर्सेस, रेट क्या है, स्पीड है ना, हाँ चलो, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। थर्ड ग्राफ बना रही हूँ मेरा बेटा रेट वर्सेस टाइम का, बनाओ। बना दिया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फोर्थ ग्राफ बना रही हूँ बेटा मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, बनाओ बनाओ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, बनाओ बेटा। फिफ्थ ग्राफ बनाओ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, बच्चे आप लोग लीव क्यों कर रहे हो क्लास को, नेटवर्क नहीं है क्या जो बच्चे बीच बीच में जा रहे हैं,
ठीक है, सिक्स्थ ग्राफ बनाओ। देखो सिक्स्थ वाला मैं ऊपर बना दे रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है ना इसीलिए। हाँ हाँ, सिक्स्थ वाला बना रही हूँ मैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। चलो आ जाओ, क्या ये तुम्हें ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, ma'am. चलो तो वन बाय Yes, ma'am. वन हम ग्राफ को देखते हैं ध्यान से। तो बेटा मुझे सोच के बताना कि जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया है, क्या उसमें तुम्हें दिख रहा है इक्विलिब्रियम की स्टेट? बताओ, क्या वहां पे दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है? यस मैम। कौन Yes, सी ma'am. वाली है? ये वाली है? Yes, ma'am. Yes, ये वाली ma'am. है? यस मैम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई है, यही तो होता है इक्विलिब्रियम का स्टेट। तो यस, ये हमें Yes, दिखाई दे रहा है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला चेक करो, क्या ये इक्विलिब्रियम का है ग्राफ? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि तुम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो? No. नो मैम, वाई? बताइए क्यों? मैम क्योंकि आपका रेट नहीं पता चल रहा है ना। वेरी गुड, रेट बराबर ही नहीं है, क्योंकि जब हम रेट वर्सेस टाइम की बात करते हैं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखो ना, टाइम के साथ, इधर देखो ना, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये नीचे वाला प्रोडक्ट है। तो देखो ना, इसका रेट यहाँ पे है और इसका रेट यहाँ पे, तो रेट तो बराबर ही नहीं है ना, तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं है। नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या थर्ड वाला है इक्विलिब्रियम का ग्राफ? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि इसमें भी कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, सॉरी, जो रेट है वो रिएक्टेंट का ये रहा, ये देखो, ये रिएक्टेंट का रेट है और ये प्रोडक्ट का रेट है। ठीक है मेरे बच्चों, तो रेट बराबर ही नहीं है, और जब तक रेट बराबर नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। चलिए फोर्थ ग्राफ बताइए मेरे बच्चों, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। यस Yes, ma'am. हाँ, तो बताओ क्या लग रहा है ये कैसे है? एक मिनट, सॉरी, अब देखो, बताओ जी, क्या ये इक्विलिब्रियम का स्टेट है? पता लगा पाओगे इक्विलिब्रियम? बोलो ना मेरे बेटा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, पढ़ना है इसको। मैम, concentration of reactant and concentration are same. सेम कांस्टेंट है, मतलब कहने का क्या मतलब था मेरे बच्चों, कि टाइम के साथ एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, टाइम जाता जाएगा, रिएक्शन तो हो रही है, बट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी जन्म जन्म के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ना, यानी कि ये वाले देखो, ये कांस्टेंट हो गई, यानी कि इस स्टेट पे ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो गई। ठीक है, ये कौन सा वाला टाइम है, इक्विलिब्रियम वाला। देखो ना, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, देखो ना कांस्टेंट हो गई ना, चेंज ही नहीं हो रही है, और ये भी Yes, प्रोडक्ट की ma'am. चेंज ही नहीं हो रही है। तो यस, ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला देखिए, नहीं है मैम। क्यों नहीं है मेरे बच्चों? है मैम, वो हो रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट है। अब कोई बच्चा ये दिमाग नहीं लगाएगा कि मैम यहाँ पे भी तो सेम है। अरे मेरे बच्चों, लेकिन एक कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद चेंज हो रही है ना कंसंट्रेशन, हमें वो वाला टाइम देखना है कि टाइम जाता जा रहा है और लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। तो ये वो वाला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सिक्स्थ वाला देखिए बेटा, नहीं हो रही है मैम। No, ma'am. क्यों नहीं हो रही है? कंसंट्रेशन सेम है ना, Yes, ma'am. क्यों बोल रहे हो फिर? इधर देखो, ये क्या लिखवाया था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन प्रोडक्ट या तो कांस्टेंट हो या इक्वल हो। इक्वल। ठीक है, अगर बच्चे ऐसा कोई ग्राफ है तब भी वो इक्विलिब्रियम वहां से आपको पता चल सकता है करने इक्विलिब्रियम। अगर कंसंट्रेशन सेम है तब भी आप बोलोगे यस, इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। क्या ये 6 के 6 ग्राफ तुम्हारे पल्ले पड़ गए? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरे बच्चों चलो हाँ, अगर मान लो तुमने कंसंट्रेशन में कर दिया चेंज,
तुमने पीएच में कर दिया चेंज, तुमने टेम्परेचर में कर दिया चेंज, तुमने डेंसिटी में कर दिया चेंज, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो किसी और पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन, तुम्हारा कलर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या रहता है, सेम रहता है। सेम। चलो अब ये क्या लिखा हुआ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, जैसे तुम हो, यहाँ पे काजल है सपोज, काजल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही कुछ ना कुछ, कि काजल की आईज कैसी हैं, है ना, काजल के हेयर कैसे हैं, है ना, काजल कैसी दिखती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी अपनी कुछ, तो ऐसी इक्विलिब्रियम की भी है। चलो आओ देखते हैं, आओ इधर आओ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम, चमक गया, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही है। क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। थम्स अप देते रहो, मस्त मजे से भर दो पूरे चार्ट बॉक्स को थम्स अप से, अगर समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस विच डिसअपियर पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जितने मोल्स जो हैं, सपोज ऐसे भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही क्या है, डिसअपियर हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। वही चीज है, जितना आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है जितनी स्पीड से, उतनी सेम स्पीड से प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला पढ़ो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, हमें लगता है, हमारी आंखों को लगता है कि रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, इधर आओ, हमें लग रहा है कि रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन सेम स्पीड से हो रही है। आने का रेट, सॉरी जाने का रेट, आने का रेट सेम होता है। तो इट मींस हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। आने जाने का रेट, आने जाने का सिलसिला चल रहा है। ठीक है मैम। हाँ जी, मैम सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। सेकंड पॉइंट में मैंने यही बताया है जो भी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जितनी सेम स्पीड से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, उतनी सेम स्पीड से ये डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये सब चलता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आप जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकते हो। यही लिखा हुआ बेटा, इधर देखो, ये देखो, एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ये तो बता दिया मैंने, कांस्टेंट होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट, ये लेकिन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन फॉरवर्ड से स्टार्ट हुई, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हुई या बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हुई। किसी भी डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। बेटा ये चैप्टर पढ़ के आना है, ऐसा नहीं है कि मैम ही क्लास में पढ़ाएगी, क्योंकि आपको मतलब आपको पढ़ के आना पड़ेगा बेटा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब मैं कैटलिस्ट क्या चीज है, कैटलिस्ट कोई बताएगा मुझे, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है बताओ? नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना कैटलिस्ट का? अरे बोलो हाँ या ना, सुना है कि नहीं सुना? नो मैम। नहीं सुना। देखो, ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा आपकी लाइफ में क्या रोल है, बस मुझे ये बता दो। टीचर। टीचर। टीचर तो हूं मैं, टीचर तुम हूं मैं, क्या रोल है मतलब मेरी आपकी लाइफ में मेरा? टीचिंग। मैम उत्प्रेरक। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पे टीच कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आपको सही डायरेक्शन दिखा रही हूँ, है ना, आप लोगों को। यस, श्रेया ने सही बता दिया है, मेंटोर हूं मैं आप लोगों की, है ना, आप लोगों को बताती हूँ बेटा ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है ना। आप लोगों को, आप लोगों का जो स्कोर है
वो बूस्टअप करने में मैं हेल्प करूं, आपका प्रिपरेशन बूस्टअप करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ आपकी लाइफ में? कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ। ऐसी कैटलिस्ट रिएक्शन में भी क्या होता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है तुम्हारी, वो रिएक्शन तुम्हारी मान लो 2 घंटे में हो रही है, ठीक है मेरे बेटा, अगर, या मैं ये बोलूं, अगर कोई रिएक्शन है वो 2 घंटे में इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है वो रिएक्शन, ठीक है, अगर तुमने ऊपर से कैटलिस्ट डाल दिया उस रिएक्शन में, कैटलिस्ट क्या होता है, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग कैटलिस्ट होता है, डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन आप ले रहे हो। जैसे आपका हेबर प्रोसेस में आयरन होता है कैटलिस्ट, तो अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर आप रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम पहले 2 घंटे में अचीव हो रहा था वो 1 घंटे में अचीव हो जाएगा, या 40 मिनट में, आधे घंटे में अचीव हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट सिर्फ इतना काम कर रहा है कि इक्विलिब्रियम को जल्दी से अचीव करने में हेल्प कर रहा है। कैटलिस्ट ओनली हेल्प अस इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? यस मैम। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इक्विलिब्रियम के टाइम पे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर आपने चेंज कर दिया इनको तो वो आप क्या कहाँ पढ़ोगे, सबसे लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम की केमिकल की ली-चैटलियर प्रिंसिपल, कि जब आपने टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, वो हम देखेंगे ली-चैटलियर प्रिंसिपल में। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। आई होप कि मेरे बच्चों को ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। यस मैम। चलिए एक बार इसको भी नजर मारो, देखो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा, whenever the question, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट को बेटा, हाँ, whenever question does not ask about direction, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन जो है डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पूछता है कि फॉरवर्ड में जा रहा है बैकवर्ड में, तो हमें अपनी तरफ से कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करनी है मेरे बच्चों, फॉरवर्ड। दूसरा, अगर मान लो तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि आप लोग इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको यही वाली रिएक्शन जो है देखने को मिलेंगी, रिवर्सिबल वाली। तो अगर मेरे बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगी, एंडो होगी, या वाइस वर्सा, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या होगी मेरे बच्चों, एक्सो होगी। का अच्छे से हम कहाँ एक्सो। पढ़ेंगे, ली-चैटलियर प्रिंसिपल में। कहाँ पढ़ेंगे, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो जाए, चलो अब तुम क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए ये तुम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो बेटा करो। तुम्हारा कितने नंबर का टेस्ट है ये, 1 2 3 4 मार्क्स का टेस्ट है, आ जाओ, 4 मार्क्स का टेस्ट है। A reaction is said to be in equilibrium when, बताओ। ये 4 नंबर का टेस्ट ले रही हूं और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगी, चलो हो जाओ स्टार्ट। A reaction is said to be in equilibrium, बताओ कब बोलोगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ABCD। ए मैम। ए मैम। जितने भी बच्चे ए कह रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दो, सॉरी लिख दो। बेटा म्यूट करो, अपेक्षा माइक को म्यूट करो बेटा। वेरी गुड, ए इज करेक्ट। अपने आप को 1 नंबर दे लो, अपने आप को 1 मार्क दे लो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे बच्चों, आपको ये ग्राफ को ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। डी। ऑप्शन डी मैम। चैट बॉक्स में लिखो और अपने माइंड से चलना, जिसका जो आंसर आ रहा है प्लीज वही लिखो, ये नहीं कि सामने वाला डी बोला मैम मैं भी डी बोलूंगा या मैं भी डी बोलूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। वेरी गुड, शाबाश, अपने आप को 1 और नंबर दो। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 1 से ज्यादा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इक्विलिब्रियम, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। मोर देन 1 करेक्ट। आप लोग चैट बॉक्स में बोलेंगे, वैसे सारे अपने माइक म्यूट कर लो। चैट बॉक्स में बताओगे आप कौन सा,
एक से ज्यादा करेक्ट है, लिखो बच्चों। अपेक्षा ने आंसर दे दिया है, बाकी बताओ क्या सोच रहे हो। अच्छा, काजल कह रही है मैम चारों ठीक है, सुरेश कह रहे हैं एबीडी, प्रखर कह रहे हैं बीडी, और करो करो एबीडी, वेरी गुड, और एबीसीडी, अनिरुद्ध कह रहे हैं सारे, रानी कह रही है सारे, और बोलो बेटा। जो सारे कह रहे हैं वो गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है टाइम, एक टाइम के बाद। बी भी ठीक है क्योंकि रेट Yes. बराबर है, सी भी ठीक, डी भी ठीक है क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ये गलत है, रेट ही बराबर नहीं है, और जब रेट बराबर नहीं है तो काहे का इक्विलिब्रियम। Yes, तो ma'am. आंसर इज Yes, ए ma'am. बी। जिसका ए बी डी जिसने बोला था वो अपने आप को एक नंबर देगा, बाकी काट लो एक नंबर। Yes. ये वाला क्वेश्चन करो। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन। जब आप घर से पढ़ के आएंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोगों के स्कूल में हो चुका है बेटा चैप्टर। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन, बताओ भाई। ये कंसंट्रेशन है, सी वाला है ना, ये है द कंसंट्रेशन बेटा। क्या आएगा, इक्वल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, इक्वल मास प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, या रिएक्शन ही बंद हो जाएगी, बताओ भाई। कल्पना बोल रही है बी, अपेक्षा सी, जानवी क्या बोल रही है सी, सी सी सी, ओके सी, बी। बच्चे बी का ऐसे आएगा, बी मैंने बताया है क्या। No, ma'am. इक्विलिब्रियम के टाइम पे दो ही चीजें तो बताई हैं, रेट बराबर होने चाहिए और एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट हो और सेम हो तो भी चलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो अपने आप को दे दो एक नंबर और। अब मुझे बताओ 4 में से 4 किसके आए, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में 4 में से 4 किसके आए, चैट बॉक्स में। मैम 4 आउट ऑफ 4, वेरी गुड अपेक्षा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सिद्रा, वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड रानी, एक गलत हो गया तुम्हारा, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, मतलब आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है। अच्छा, अब देखो एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास कुछ नहीं होता, एक्टिव मास को दिखाने का क्या तरीका होता है बच्चे, एक्टिव मास को दिखाने का तरीका होता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम। किसमें लिखते हैं मेरे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। क्या हम दिखा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। और कंसंट्रेशन को हम, कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ Yes, ma'am. सॉल्यूशन, ठीक है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अगर मैं मान लो गैसेस की बात करूं तो उसमें अगर मान लो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई गैस की बात कर रही हूं तो उसमें हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे, उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर यूज करेंगे, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो जब तुम्हारी सोल्यूशन, इधर आओ, जब तुम्हारी सॉल्यूशन की बात होगी तो मोल पर लीटर यूनिट होगी, जब तुम्हारी गैसेस की बात होगी तो तुम्हारी एटमॉस्फेयर यूनिट होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक्टिव मास कुछ नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। चलिए, Yes, उसके बाद ma'am. क्या ध्यान रखना है, उसके बाद तुम्हें ये ध्यान रखना है बेटा, जो कंसंट्रेशन होगी ना तुम्हारी, किसकी मैम, कंसंट्रेशन किसकी, प्योर सॉलिड की, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, प्योर सॉलिड की और प्योर लिक्विड की कितनी होती है, यूनिटी। मतलब उसकी कंसंट्रेशन आप 1 मान के चलोगे, मतलब उसकी कंसंट्रेशन हम ये मान के चलते हैं कि चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों नहीं हो रही है, इंटेंस, अगर आपने ये पढ़ा है तो ही आप ध्यान रखना, वरना रहने देना, सिर्फ ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि इसके बिना आगे इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। बाकी इसका रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि बेटा द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। क्यों क्वांटिटी कांस्टेंट है, मतलब क्यों हम यूनिटी उसको कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है ना। Yes, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है, मान लो ये 2 ग्राम है गोल्ड,
तुम ग्राम बढ़ा रहे हो, मान लो ये 5 ग्राम का गोल्ड हो गया, मान लो ये 10 ग्राम का हो गया, मान लो ये 15 ग्राम का होगा। अब गोल्ड का मास तो चेंज हो रहा है, मतलब मास अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मास तुम्हारा एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव क्या होती है? जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि गोल्ड की डेंसिटी चेंज हो रही है? No, ma'am. No, ma'am. तो डेंसिटी डेंसिटी इज इंटेंसिव, क्योंकि वो अमाउंट पे मेरे बच्चों डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपकी सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन है, वो रिएक्शन में हम उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके चलेंगे। ऐसा क्यों मैम? थोड़ा सा और मैं समझाती हूँ आप लोगों को, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए जैसे मान लो कंसंट्रेशन मैंने भी बोला क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल क्या होता है हमारा? गिवन मास बाय मोलिकुलर। मोलर मास, और यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। अब मुझे ये बताओ मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। यस मैम। अब एक बात Yes, बताओ, ma'am. अगर मैं कोई सॉलिड ले लेती हूँ, कोई भी, सपोज सॉलिड क्या लोगे? सिल्वर ले लो। अब सिल्वर की डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, ना ही उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। तो जब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो हम सॉलिड और प्योर लिक्विड, जब भी ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड या ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें 1 लेके चलना है। गैस Yes, के ma'am. केसेस में नहीं लेके चलना। जब गैस का केस हो तो उसमें कंसंट्रेशन 1 के बराबर नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि गैस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आप घर से पढ़ के आएंगे सारा इसके आगे का, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको करा पाऊंगी। Yes, ma'am. ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको कर लेना। ठीक है, और आज की क्लास में मैंने मेन चीजें क्या बताई है, मुझे बस ये बता दो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है मेरे बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया? 2 कंडीशन बताइए मैंने। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। Yes, Reactant ma'am. Reactant concentration and product concentration are same and equal. वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड, लेकिन रट्टा नहीं मारना है इसको, क्योंकि रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, आपको समझना। सेम एंड इक्वल, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि रिवर्सिबल में आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। और क्या बोला मैंने, और क्या बोला? कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे तुम्हारा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर ये सब चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बेटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में थैंक यू सो मच। सर ने एक IT फॉर्म शेयर किया है, आप उसको फिल कर दीजिए। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.